संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद व हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह हैं। 1998 में आप सक्रिय राजनीति में आए। 1998 में आप राजनीति में आना चाहते थे या आपको राजनीति में लाया गया? मेरा कभी भी इरादा नहीं था राजनीति में आने का। वो हालात ऐसे बने, परिस्थिति ऐसी बनी कि उस वक्त सभी जो हमारे सीनियर लीडर्स थे उन्होंने सुझाव दिया कि इनको अगर टिकट दिया, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको या तो चीफ मिनिस्टर रहना था या एमपी का इलेक्शन लड़ते। सबने कहा कि नहीं, प्रदेश के हित में भी ये रहेगा कि आपकी ही नाम चलेगा, आपकी फैमिली से आप अगर प्रतिभा सिंह को टिकट देते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा। और जैसा आप जानते हैं कि उन्हीं का नाम है, उन्हीं का परिवार है, उन्हीं के नाम पर लोग वोट देते हैं, तो उस वक्त लोगों के कहने के मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने मुझे वहाँ से मंडी से पार्लियामेंट लड़ने के लिए कहा और अंततः मैंने उनका फैसला स्वीकार किया और मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा। आपका रिएक्शन उस समय क्या था? मन में क्या था कि चुनाव लड़ना है? जैसा कि आपने कहा कि आपकी तो इच्छा नहीं थी, आपकी इच्छा क्या बनने की थी? नहीं, ऐसी कोई मेरा बड़ी भारी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँ या सक्रिय काम करूँ। मेरा शुरू से ये था कि मैं घर की गृहिणी हूँ और घर के लोग अगर सभी राजनीति में आ गए तो घर कौन चलाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों में थी, घर परिवार भी चलाना था, बच्चों का पालन पोषण भी करना था। इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि मैं घर की गृहिणी भर के घर संभालूं और राज साहब को हम फ्री रखें कि वो अपने राजनीति में पूरा समय दे सकें। परंतु उस टाइम हालात ऐसे बने कि मुझे सभी ने आग्रह किया और मैंने इस बात को स्वीकार करते हुए फिर इलेक्शन लड़ा था। कॉलेज के दिनों की आपकी बात करूं, आप कॉलेज के दिनों से हम आपकी पुरानी फोटोज़ भी देख रहे थे, बड़े ही सिंपल हैं, आपका वही अटायर, लेकिन ये सिंपलिसिटी लोगों को बड़ा कैच करती है। प्रतिभा सिंह कभी बदली भी नहीं, आपने अपने पहनावे में ना तो चेंज किया और हिमाचल की संस्कृति से जुड़ी रही। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि लोग, चाहे हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लगातार राजशाही को लेकर बात होती है, लेकिन प्रतिभा सिंह में वो बात लोगों ने नहीं देखी। प्रतिभा सिंह तब भी सादी थी, आज भी सादी हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्वास करती हूँ कि आदमी में एक सादगी होनी चाहिए, चाहे उनके पहरावे में, चाहे उनकी बोलचाल में, चाहे उनके चाल चलन में। जब सादगी लोगों को नज़र आ गई तो वही अट्रैक्ट करती है आदमी को। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी पैदाइश भी एक ऐसी परिवार में हुई। मेरे फादर, मेरे मदर, हम लोग सभी चाहे बेशक एक राजघराने से बिलोंग करते थे, पर उन्होंने भी मुझे यही संस्कार दिए कि आपको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। और कभी भी हमको, जैसा आजकल के बच्चों को पैम्पर किया जाता है, उस वक्त कोई पैम्पर करने की बात नहीं थी और ना ही कोई पॉकेट मनी की बात थी। हमको बेसिक नेसेसिटीज़ हमारे पेरेंट्स देते थे एंड वी यूज़ टू बी सेटिस्फाइड इन वॉट एवर वी गॉट। और हमने कभी भी कंप्लेन नहीं की कि हमको जो खाने को दिया गया वो हमने स्वीकार किया, जो पहनने को दिया गया वो हमने स्वीकार किया, और उसी तरह हमारा जीवन आगे बढ़ता रहा। और जब मेरी शादी हुई इस घर में, तब भी मैंने वही सादगी का जीवन जिया। मैंने कभी भी अपने में कोई चेंज नहीं लाया या मेरे दिमाग में ये नहीं आई कि अब मैं सो एंड सो हूँ, किसी की वाइफ हूँ और मेरे में कोई चेंज आना चाहिए। तो अगर मैं चाहती भी तब भी मेरा मन नहीं मानता था। मैंने वही सादगी का जीवन इस घर में भी 34 साल से 36 साल हो गए अब तो जिंदगी को जी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़ी कोई एक चीज़ जो आप लोगों से साझा करना चाहती हो, कोई एक किस्सा जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा हो, आपके जीवन का एक हिस्सा हो? देखिए, वीरभद्र सिंह जी एक असूलों वाले आदमी थे। उन्होंने असूल को बड़ा महत्व दिया अपनी ज़िंदगी में। हालांकि वो उस वक़्त की उनकी पैदाइश थी जब राजों के राज हुआ करते थे, परंतु फिर भी उन्होंने भी बहुत सिंपल लाइफ लीड की और लोगों के बीच में उनका आना जाना था। और जब उन्होंने भी 1962 में अपना पहला चुनाव लड़ा तो बड़ी कठिन परिस्थिति थी। हिमाचल में ना सड़कें थी, ना स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ना और कोई साधन ऐसे थे। लोग बहुत बैकवर्ड थे, बहुत पिछड़े हुए इलाके थे। तो उनको भी आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, पर कैसे वो राजनीति में आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने एक दफ़ा उनको ऐसे ही इनवाइट किया दिल्ली में कि आप, उस टाइम तो वो बल्कि पढ़ते थे, सेंट स्टीफन कॉलेज में स्टूडेंट थे, तो उनको बुलाया और कहा कि आप
सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम हमारे घर आए, तो वो बड़े घबराए हुए थे कि पता नहीं हमारे को इतनी बड़ी हस्तियाँ, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बुला रहे हैं, तो क्या कारण होगा, हमारे से कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उनको ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि आप क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, वीरभद्र सिंह जी को पूछा। उन्होंने कहा जी मैं तो एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई में मेरा बहुत शौक़ है, अध्ययन मैंने किया है और मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर मैं जब वक्त आएगा तो एक प्रोफेसर, चाहे इंग्लिश का चाहे हिस्ट्री का प्रोफेसर लगना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के ये पूछा कि क्या आपके बाप दादों ने कभी नौकरी की है? तो बड़ा हंस के उन्होंने जवाब दिया, जी वो वक्त और था, अब वक्त कुछ और है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके लिए एक रास्ता चुना है और हम चाहते हैं कि आप हमारे को फॉलो करें उस बात को। तो उन्होंने उनसे अपने मन की बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अगला लोकसभा का चुनाव 1962 में जो आएगा उसमें आप हमारे, उस टाइम मंडी पार्लियामेंट्री हल्का नहीं था, उस टाइम महासू पार्लियामेंट्री हल्का था, कि वहाँ से आप हमारे कैंडिडेट होंगे। तो उन्होंने कहा जी आप ये हम आपको बता रहे हैं बट आपने किसी को डिस्क्लोज़ मत करना अभी ये बात। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो घर आए, उन्होंने अपने घर परिवार को भी ये बात नहीं बताई, ना अपने परिवार के सदस्यों को बताई, ना किसी और से शेयर की, बिकॉज उनको कहा था कॉन्फिडेंशियल रखना इस बात को। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस में रखते हुए, उनको इट डिडंट मैटर कि देखेंगे जब वक्त आएगा, देंगे कि नहीं देंगे, जो होगा वो तब की बात है, तब देखी जाएगी। तो एक दिन वो इसी घर में बैठे एक मीटिंग कर रहे थे, पार्टी की मीटिंग हो रही थी, जिसमें डॉक्टर वाई.एस. परमार जो देन चीफ मिनिस्टर थे वो भी थे और सीनियर लीडर्स भी थे। उन्होंने वो प्रादेशिक समाचार जो रेडियो में सुना जाता था उस वक़्त, रेडियो ऑन किया कि जी आप प्रादेशिक समाचार आएंगे और आज हमारे टिकटों का जो वितरण होना है 4 सीटों पर, उसका फैसला सुनाया जाएगा। तो जब वो फैसला आया, कहा महासू से वीरभद्र सिंह। तो डॉक्टर परमार ने कहा कि आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकले, आपने हमको तक नहीं बताई। उन्होंने कहा जी सीनियर लीडर्स ने मुझे कहा था कि आपने किसी को नहीं बतानी, तो मैंने अपने घर परिवार में भी किसी को नहीं बताई। एनीवे एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड दे सेड कि इट्स अ गुड चॉइस एंड वी वुड लाइक कि आप इसमें हमारे इस पार्टी के टिकट आपको दिया जाएगा, तो वी वांट कि आप पार्टी को लीड करें। फिर बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव, उस ज़माने में जब ना, जैसा मैं आपको कह रही हूँ, ना सड़कें थी, ना आना जाना था, तो लोग झूले में चलते थे। जैसे एक दरिया आपने पार करनी, एक जगह से दूसरी जगह को जाना है, तो कोई सड़क नहीं था, कोई पुल नहीं था, तो लोग झूले में चलकर मतलब उसको क्रॉस करते थे। उस परिस्थिति में, उस हालात में उन्होंने वो इलेक्शन, और हज़ारों किलोमीटर उन्होंने पैदल रास्ता सफ़र तय करना और फिर वो मुकाम पर पहुंचते थे। कोई घोड़ा गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब ज़्यादातर अधिकतर पैदल ही सफ़र किया जाता था। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा और जीता, और फर्स्ट टाइम 1962 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। हॉली लॉज को लेकर अक्सर ब्रिटिश हिस्ट्री हॉली लॉज से जुड़ी है, आप तो हॉली लॉज में रहे भी हैं। हॉली लॉज की हिस्ट्री क्या है? लोग कई होली लॉज बोलते हैं, कई हाली लॉज बोलते हैं और कई हॉली लॉज बोलते हैं। तो अब आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप तो यहाँ रहे हैं, कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? देखिए, जब अंग्रेज़ यहाँ रहते थे और अंग्रेज़ों की कोठी थी ये, उस वक़्त भी इसका नाम हॉली लॉज ही था। हॉली मीन्स इट्स अ ट्री, जैसे बाण का दरख्त होता है या देवदार का दरख्त होता है, तो वैसे एक हॉली ट्री भी थी जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्लांट की थी फॉरेस्ट एरिया में, और इस घर के इर्द गिर्द बहुत हॉली ट्रीज़ थी, तो उसके नाम पे ही इसका नाम हॉली HOLLY लॉज रखा गया। लॉज, लोगों को इसका पता नहीं है ना, तो लोग सोचते हैं होली, होली मीन्स कि धार्मिक स्थान, पर वो नहीं है। इसका असली मतलब हॉली लॉज, मतलब उस ट्री के नाम पर इसका नाम हॉली लॉज पड़ा था। ये चुनावों की भी बात की, ये जो 2022 का चुनाव था, इसमें आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, चाहे वे यहाँ हों चाहे ना हो। लेकिन आपसे मैं उस दिन का किस्सा भी जानना चाहूँगी जब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने वाली थी, पर्यवेक्षक यहाँ आए थे। उस समय हुआ क्या था? आपने किसके नाम की पैरवी की थी? क्या आपको भी बोला था कि आप भी सीएम बन सकती हैं? नहीं, ऐसी चर्चा थी, लोगों के बीच में भी चर्चा थी, बिकॉज जनता इस बात को जानती थी कि हमने वीरभद्र सिंह जी के ही नाम पर वोट मांगे। जगह जगह मैं गई, मैंने कम से कम 48 पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस की, और हर हलके में, चाहे वो लाहौल स्पीति था, पांगी भरमौर था, किन्नौर था,
इन दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर मैंने वीरभद्र सिंह जी के ही नाम पर लोगों के आगे झोली फैलाकर कहा कि उनके काम देखो, उनकी जो आस्था लोगों के प्रति थी, जो उनका प्यार था, उसको याद करते हुए आप दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने की हम कगार पे खड़े हैं, तो आपकी मदद के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो लोगों ने भरी मीटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि आप अब अगली मीटिंग में जाओ, यहाँ से हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारी झोली भरकर हम आपको वोट देंगे। लोगों ने मेरा साथ दिया, लोगों ने मेरे कहने पर विश्वास किया और आज हम सत्ता में उनकी वजह से हैं। पर्यवेक्षकों के सामने आपने क्या बात रखी थी जब सिसिल में मीटिंग चल रही थी विधायक दल की? देखिए, इसमें ऐसी चर्चा थी कि क्योंकि इसमें हमारे परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, स्टार प्रचारक विक्रमादित्य को भी बनाया गया। हालांकि उसका अपना चुनाव क्षेत्र को छोड़ के भी उसने कम से कम 12-15 जगह जाकर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग्स को एड्रेस किया है। तो और उसी तरह से जो मुझे काम दिया वो मैंने किया था। लोगों को कहीं ना कहीं लगता था कि सारा जो इसका निचोड़ है वो वीरभद्र सिंह के परिवार पे ही है, उनका नाम है, उनका काम है जो आज हमको नज़र आता है। तो लोगों को लगा कि आने वाले वक्त में ऐसे हालात बन सकते हैं और ऐसी परिस्थिति बन सकती है। मैंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मुझे आप ये जिम्मेवारी दें, पर अगर दें तो निभा भी हम उसको अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। पर अंततः जो हाईकमांड ने फैसला किया वो हमें मान्य हुआ। हमने कहा कि जी आपका फैसला है सर, आंखों पर, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये 5 साल सरकार के बहुत अच्छे बीते और हम एक छाप छोड़ें ताकि अगले चुनाव को भी हम आसानी से जीत सकें। सियासी जानकार बताते हैं कि हॉली लॉज से सीएम फेस तो हो सकता था, लेकिन हॉली लॉज के साथ जो विधायक थे उन्होंने पाला बदल दिया था। क्या ये सच है? देखिए, ये तो अब अपनी अपनी धारणा होती है। अगर ये तो मुझे नहीं पता कि अंदर जाके लोगों ने क्या कहा, क्योंकि जो हमारे प्रभारी आए थे उन्होंने भी एक एक को बुला के पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं। तो ये उनकी आवाज़ को भी सुनना चाहते थे और उन्होंने भी इस बात पर गौर किया, उनकी बात को भी सुना। अंततः उन्होंने क्या अंदर कहा जाकर, ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट एनीवे उन्होंने सबकी बात को सुनकर उसको उस बात को भी अहमियत दी और अंततः जब अपना निर्णय सुनाया कि हमने ये करने हम जा रहे हैं, तो हमको सभी को मान्य हुआ वो। एक बात और भी हुई कि जब राज्यपाल के पास नाम गए थे वो 3 नाम थे, एक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, दूसरा मुकेश अग्निहोत्री का, लेकिन वो तीसरा नाम किसका गया था मैम? आई थिंक वो विक्रमादित्य को चाह रहे थे कि उनको भी एक अच्छा पद दिया जाए। फिर एंड में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड दे विथड्रॉ, दे डिड ओनली 2। ठीक है, दैट आल्सो वी एक्सेप्टेड कि ठीक है, जो आप कहते हैं वो हमें मान्य है। आप क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में अब डेप्यूटी सीएम बनाने की बात कैसे हुई? आपने समर्थन दिया कि मुकेश अग्निहोत्री जी को डेप्यूटी सीएम बनाया जाए? क्यों नहीं, हमने, वो भी हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, पहली राज साहब की मंत्री रहे हैं, उस टाइम भी इंडस्ट्री मंत्री रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने कहा कि भी इनको भी तवज्जो दी जानी चाहिए और इनको डेफिनेटली, जब हाईकमांड का ये फैसला था कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम लेकर आए और उन्होंने कहा ये हम इनको चाहते हैं, तो हमने कहा कि तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश जी को बना दें। तो ये बात भी चली और उन्होंने हमारी बात को माना। मतलब ये आपका विचार था? नहीं, मेरा विचार नहीं था, मैं तो उसमें हामी भरी कि ठीक है, हमको भी मान्य है। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लोकसभा चुनाव आपने पिछला तो जीता, अब आप आने वाला चुनाव अगर पार्टी आपको मौका देती है, आप लड़ना चाहती हैं या फिर आप सक्रिय राजनीति को अलविदा कहना चाहती हैं? नहीं, देखिए, अभी ये वक्त तो मैं बोल नहीं सकती कि मैं हैंड्स अप करती हूँ, पर डेफिनेटली अब ये जिम्मेवारी, जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट मुझे बनाया है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि इन 4 सीटों को जीतने में भी हमारा अहम रोल होना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से पुरजोर मेहनत करेंगे, लोगों के दरबार में जाएंगे और दोबारा चारों सीटों पर हम विजय हासिल करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और देखिए 2022 का जो चुनाव था आपके नेतृत्व में लड़ा गया, आप पार्टी प्रेसिडेंट थी, आपको नहीं लगता कि प्रतिभा सिंह को जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वो रिजल्ट आने के बाद नहीं मिला? आप इस विषय में क्या राय रखते हैं? नहीं, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे ये नहीं मिला और वो नहीं मिला। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। व्हाट दे हैव गिवन मी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टी प्रेसिडेंट बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है।
तो उन्होंने मुझे ये अहमियत दी और ये जिम्मेवारी दी। वो भी कुछ सोच समझ के ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा। तो आई एम क्वाइट हैप्पी, आई एम डूइंग माई बेस्ट। पार्टी के लिए भी मैं पूरा अपना टाइम भी दे रही हूँ, वक्त भी दे रही हूँ, जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है वहाँ लोगों के बीच भी जा रही हूँ। एंड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो मुझे हर 17 हलकों में जाकर अपना काम करना, वो भी मैं कर ही रही हूँ। ये तो रही पॉलिटिक्स की बात। अब आपसे अंतिम सवाल ही लूंगी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रतिभा सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद राजनीति से हटके हों, जो लोग शायद नहीं जानते हो। हमने आपके हालांकि मैंने आपसे आप पूछा कि आप हमेशा सादा जीवन जीती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपकी जीवन की जो शायद लोग हिमाचल प्रदेश के नहीं जानते हो। ऐसे तो हमारी जो हमारा जीवन है ये खुली किताब है, एवरीबडी कैन रीड। एंड पीपल तो आजकल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, दे ऑल्सो नो, बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम लोग कभी भी हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो हमारे दिल में है, वो हमारी ज़ुबान पर है। हमने सदा सादगी की बात की है। और जब भी मैंने कोई, चाहे प्रेस को एड्रेस किया है, चाहे मीडिया को एड्रेस किया है, मैंने कभी भी कोई ट्यूटर्ड बात नहीं की है। जो मेरे को ठीक लगा, जो मेरे दिमाग ने, दिल ने बोला कि ये ठीक है, मैं उसी पर बात करती हूँ और बड़ी सादगी से बात करती हूँ। मुझे ये घेर फेर की राजनीति, ये बोलना कुछ करना कुछ, ये ना मैंने कभी ज़िंदगी में अपनाया, ना मैं जानती इसको करना। तो गॉड्स ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज विद द पर्सन हु प्लेज हिज कार्ड्स ओपनली। तो हमने भी ये प्रयास किया है कि ठीक तरह से हमने अपना जीवन बसर करना है। आखिरकार ज़िंदगी भर तो पॉलिटिक्स नहीं रहेगी ना, हमने लोगों के बीच में ही रहना है। लोगों के दिलों को जीतने के लिए मैं समझती हूँ सबसे बेहतरीन तरीका है जीवन जीने का। आपके हमेशा से जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, सियासी गलियारों में चर्चा होती थी कि हॉली लॉज और पूर्व मुख्यमंत्री की आपस में खूब बनती है। क्या ये सच था? हमेशा लोग कहते थे कि हॉली लॉज के काम कभी भी पूर्व सरकार में भी नहीं रुके। इसके पीछे रीज़न क्या था? देखिए, बढ़ने न बढ़ने की बात नहीं मैं बोल सकती। कोई हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, कोई हम घनिष्ठ मित्र नहीं थे, बट ठीक है, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर। आपको एक बात बता दूं, मैं ये समझती हूँ कि जो इस कुर्सी पे बैठता है, हमको उस कुर्सी की डिग्निटी को भी देखना है, उसकी अहमियत को भी समझना है, उसको रिस्पेक्ट भी देनी है। जो भी इस कुर्सी पे बैठता है, आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, पिछले कल जयराम ठाकुर जी थे, उससे पहले धूमल जी रहे, उससे पहले शांता कुमार जी रहे, और वक्त वक्त पे वीरभद्र सिंह जी भी थे। वी हैव ऑलवेज सीन कि हमने इस कुर्सी की गरिमा को बना के रखना है। जब जयराम ठाकुर जी बने तो वो भी एक मैं समझती हूँ सादगी का जीवन जिया उन्होंने भी। वो भी एक सिंपल परिवार से आए। उन्होंने भी जो बात हमने उनके सामने रखी, उस बात को उन्होंने तवज्जो दी। विक्रमादित्य सिंह उस वक्त विधायक थे, जो भी अपने जेन्युइन काम लेकर वो उनके पास जाता था, वो उसको सुनते थे, देखते थे, स्टडी करते थे, जो उनको ठीक लगता था करते थे। तो एक मैसेज चला गया कि जी उनके कोई हॉली लॉज की बात नहीं है, एक इंडिविजुअल के नाते भी, और एमएलएज की भी करते होंगे वो, और भी उनके पास जाते होंगे, उनकी बात को भी जो ठीक समझते थे करते थे। अब हमने तो ऑलवेज जो जेन्युइन हमको लगा, और हमको लगा कि जैसे मान लिया एक टीचर की ट्रांसफ़र है, वी हैव टू सी कि उसने अपना टेन्योर पूरा किया है कि नहीं, 3 साल के का पीरियड उसने पूरा करते हुए, और जहाँ वो जाना चाहते क्या वहाँ वेकेंट जगह है कि नहीं, तभी हम उसको रेकमेंड करेंगे अगर वो पॉसिबल हो सकता था। तो जो पॉसिबल काम थे वही हमने उनके आगे रखे, और मुझे लगा कि उसको देखते हुए उन्होंने सदा उन कामों को किया है। वो कोई पर्सनल वो नहीं था कि हमारे हॉली लॉज को देखते वो कर रहे थे, वो बिकॉज देखते थे कि ये जेन्युइन काम है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है विक्रमादित्य, और मेरे पास जो लेकर आता है वो बात कहेगा जो उसको ठीक लगी है, तो वो उन बातों को अवश्य करते थे, जिससे ये मैसेज गया। बट इट वॉज, आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, इट वॉज ऑन दैट ग्राउंड। और एक बात मैं आपके साथ इससे और जोड़ना चाहूँगी। देखो, आदमी जब इतनी बड़ी कुर्सी पर होता है ना, तो आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आदमी इतनी डिटेल में जाएगा। वीरभद्र सिंह जी का देहांत हुआ, जब देहांत भी नहीं हुआ, वो अस्पताल में थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहाँ भी उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आए। फिर जब उनका देहांत हुआ, वो यहाँ पर हमारे रेजिडेंस पे भी आए। फिर वो रिज मैदान में हमने जब उनका पार्थिव शरीर रखा था लोगों के दर्शन के लिए, वहाँ भी वो आए। उसके बाद उनका दाह संस्कार रामपुर में होना था, वहाँ भी जयराम ठाकुर जी कड़क धूप में, गर्मी में 3 घंटे
उनकी वो शव यात्रा चली और जो अंतिम संस्कार उनका हुआ वहाँ भी वो प्रेजेंट रहे। इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, वो बोल सकते थे कि ठीक है जी मैं जाया, मैंने अपना अफसोस जाहिर कर लिया, फिर इतना कुछ किया है। आई फील वी इंडेटेड टू हिम कि भाई इतना उन्होंने रिस्पेक्ट दी राज साहब को और इतना मान इज्जत दिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में व्यवस्था परिवर्तन को आप किस तरह से देखती हैं? वीआईपी कल्चर की लगातार बात होती है कि प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, आप सुधार की गुंजाइश कहाँ देखती हैं? देखिए अब ये तो अब जो मुख्यमंत्री उन्होंने देखना है, इसमें हमारा हस्तक्षेप होना या हमारा सुझाव रखना है या हमारे को नहीं उस पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। वो हमारे संगठन में भी रहे हैं, NSUI से आए हैं, फिर यूथ कांग्रेस में रहे हैं और बहुत साल उन्होंने पार्टी का भी काम किया है। अब उनको वक्त ने मौका दिया है, ईश्वर ने मौका दिया है, वो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। मैं समझती हूँ उनके सलाहकार उनको अच्छी सलाह देंगे और अच्छी तरह से वो सरकार को चलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संवाद भारत की आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा भी प्रतिभा सिंह हैं। खास इंटरव्यू में आज हमारे साथ मौजूद थी। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।